Radhe Radhe. Myself Sheetal Bhati. Today we are talking about the peri-operative nursing. So इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, एनेस्थीसिया एंड ओटी, जो कि एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली आते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनेस्थीसिया. तो एनेस्थीसिया क्या होता है? तो एनेस्थीसिया एक ऐसी सेंसेशन का लॉस हो जाता है बॉडी से टेम्परेरी स्टेट के लिए, जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है. उसमें जहाँ पे भी पर्टिकुलर एक सर्टेन जगह पे क्या होता है, पेन का सेंसेशन प्रेजेंट नहीं रहता है. फिर नेक्स्ट आता है कि ये दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आता है जनरल एंड रीजनल. जो जनरल होता है, जनरल, रीजनल एंड लोकल मेनली. जिसके अंदर जो जनरल होता है उसके अंदर जो सस्पेंड द होल, जो भी सेंसेशन का लॉस होता है वो पूरी बॉडी के अंदर होता है. वहीं रीजनल होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर नर्व फाइबर्स के ऊपर क्या होता है, लोकस एनेस्थीसिया देखते हैं और वहाँ पे पेन या फिर सेंसेशन का लॉस हो जाता है, जो कि दो टाइप की होती है, स्पाइनल एंड एपिड्यूरल. फिर नेक्स्ट आता है लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो एक सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंसेशन का क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है. फिर नेक्स्ट आता है कि ये जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं. तो इसके अंदर जो जनरल एनेस्थीसिया वो है कि ब्रेन और जो एंटायर बॉडी, उन दोनों के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. जिसके अंदर क्या होता है, जो वॉलेटाइल एंड गैशियस दो टाइप के होते हैं. तो वॉलेटाइल में होते हैं हेलोथेन एंड जो मिथॉक्सीफ्लोरेन, एंड गैशियस में होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपीन. फिर नेक्स्ट आता है कि जो जनरल एनेस्थीसिया होती है इसकी 4 स्टेजेस होती है, जिसमें से सबसे पहली स्टेज होती है ऑनसेट, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. जो इंडक्शन होता है जिसके अंदर एनेस्थीसिया क्या होता है, काम करना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है. इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि इसके अंदर कॉन्शियसनेस या फिर पेन का लॉस नहीं हुआ, एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर एनेस्थीसिया लगाया और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बिटवीन जो पीरियड होता है उसे अपन कहते हैं, जिसके अंदर रिंगिंग, रॉरिंग, बर्जिंग, जो मतलब कि कान के अंदर भजने जैसी आवाज़ आती है. फिर नेक्स्ट आता है कि ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको मूव नहीं कर पाता और फिर थोड़ी थोड़ी साउंड क्या होती है, धीरे धीरे और गायब होने लग जाती है. फिर नेक्स्ट आती है सेकेंड स्टेज, एक्साइटमेंट एंड डेलीरियम. इस स्टेज में क्या होता है कि टाइम ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेकर लॉस ऑफ लिड रिफ्लेक्स, जो अपने आईलिड्स है उनकी रिफ्लेक्स का लॉस होना. जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो रोने, हंसने, शाउटिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, गाना कर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दीज थिंग्स में बी अवॉइडेड इफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली एंड स्लोली. ये सारी सिचुएशन क्या होती है, अगर अपन एनेस्थीसिया एक सही टेक्निक से और एक सही टाइमिंग के अंदर प्रोवाइड करें तो ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर ये जो भी साइन एंड सिम्टम्स है इनसे अपन बचे जा सकते हैं. फिर नेक्स्ट आता है कि जिसमें पल्स रेट रैपिड हो जाती है और रेस्पिरेशन जो होता है इरेगुलर हो जाता है, और जिसमें प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है बट कॉन्ट्रैक्ट रहती है जब अपन उसको लाइट के साथ क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं. फिर नेक्स्ट आता है कि सर्जिकल एनेस्थीसिया. ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर आईलिड का लॉस से लेकर लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स, जितने भी रिफ्लेक्सेस है मेनली वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं. जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, चुपचाप लेटा रहता है अपने टेबल पे, और इसका रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, क्वाइट शॉर्ट, एंड पल्स रेट क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है. फिर आती है स्टेज 4. इस स्टेज 4 में क्या होता है कि ओवरडोज या फिर मेडुलरी स्टेज कहते हैं, स्टेज ऑफ डेंजर, जिसके अंदर एनेस्थीसिया होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एडमिनिस्टर हो जाता है. जिसके अंदर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसमें रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा, पल्स वीक हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट नहीं होगी, और जब उसको लाइट से एक्सपोज करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगी. फिर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर साइनस डेवलप हो जाता है और अगर ये डेथ भी कॉज कर सकता है अगर अपन ने इमीडिएट जो एनेस्थीसिया डिसकंटिन्यू नहीं किया. फिर आता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो सबसे पहले प्री एनेस्थेटिक फेज़ में, तो प्री एनेस्थेटिक फेज़ में होती है सबसे पहले उसकी कंसेंट लेनी है. फिर जहाँ पे भी सर्जरी हो साइज़ का इवेल्युएशन करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, लैब रिपोर्ट्स हैं, उन सबको क्या करना है, चेक करना है. फिर नेक्स्ट आता है कि रिसेप्शन हो गया फर्स्ट. फिर नेक्स्ट आता है उसका कंसेंट. तो कंसेंट के लिए अपन क्या करते हैं कि पेशेंट को वही है कि उसका कंसेंट उसके जो गार्डियंस है उनसे क्या करना है, वो विटनेस करवाना है. फिर नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट ड्यूटी होती है प्री मेडिकेशन। अब जो भी पेशेंट को अब सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले उसको एंजाइटी रहेगी, तो वो जो प्री मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि उल्टी होगी तो एंटीएमेटिक्स हो गई, एंटीक्लोरोनोजेनिक हो गई, एंटीहिस्टामिटिक्स एंड सेडेटिव्स, ऑपियोइड्स, ये सारी प्री मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर लास्ट आता है रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस के अंदर क्या आता है, पेशेंट को क्या आता है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना और उसको उसकी जो सर्जरी है, उसका जो भी ओरिएंटेशन है ओटी का, इन सब से क्या करना, उसको मतलब कि एजुकेट करना या फिर उसको कंफर्म करवाना और कंफर्टेबल करना। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रा ऑपरेटिव, बिटवीन ऑपरेशन के अंदर। तो बिटवीन ऑपरेशन के अंदर सबसे मेन ज़रूरत होती है कि पोजीशन सही रहे पेशेंट की, एनेस्थीसिया जो है उसको अप्रोप्रिएटली उसे एनेस्थीसिया दिया जाए, फिर उसका जो वाइटल्स है उसको मैनेज किया जाए ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया और ड्यूरिंग द ओटी प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट आता है कि पोस्ट एनेस्थेटिक फेज। पोस्ट एनेस्थेटिक फेज में आता है कि उसकी जो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है एनेस्थीसिया दिया है तो उसकी जो एनेस्थीसिया दिया है, दूसरा ओटी जो प्रोसीजर उसकी वजह से उसको कोई भी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इसलिए उसका एयरवे पेटेंट रखना, उसको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना और सक्शनिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी सीक्रेशंस उसको रिलीज़ होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि ये ऑक्सीजन सेचुरेशन, ABG, उसका ऑक्सीजन थेरेपी, वाइटल्स, आफ्टर जो भी एनेस्थीसिया के बाद में ओटी प्रोसीजर के बाद में जो भी उसका मेंटेनेंस है। फिर आता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सा होता है कि कंटिन्यूस फ्लो करना है एनेस्थीसिया मशीन से, फिर एनेस्थेटिक वेपोराइजेशन करना है, ऑक्सीजन मास्क देना है, नेसल O2 सेट और ग्लोडल एयरवे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर एनेस्थेटिक प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, हाइपोथर्मिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो सकती है एनेस्थीसिया की वजह से। फिर आता है एनेस्थीसिया एजेंट। अब ये एनेस्थीसिया एजेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, इनहेलेशन और IV। इनहेलेशन जो अपन उसको इनहेल करवाएंगे बाय मार्क्स, जैसे एनो हो सकता है, हेलोथेन है, साइक्लोप्रोपेन और ईथर। फिर आता है IV में भी नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। आपने ये फेनाटाइल आपने देखा होगा, मेनली ICU के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर थियोपेंटिन सोडियम एंड हेक्साबार्बिटॉल। फिर आता है प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स की एनेस्थीसिया की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो उन सबसे बचने के लिए, जैसे कि एंटीक्लोरोनोजेनिक देंगे जो कि सीक्रेशंस को क्या होगा, कम करेगा, जिसकी वजह से एयरवे पेटेंट रहेगा। सेडेटिव्स देंगे जो कि उसको काम रखेगा, एंजाइटी से रिड्यूस करेगा। ऑपियोइड्स देंगे, उसको पेन और एंजाइटी रिड्यूस करेगा। एंटीएमेटिक फॉर वॉमिट या एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन के लिए अपन यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंशन और एक्सीडेंट एंड हैजार्ड्स ऑफ ओटी के अंदर कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं और उनसे कैसे प्रिवेंट करना है। तो ओटी एक ऐसा हॉस्पिटल का एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये 3 हैजार्ड्स होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, उनसे ओटी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे एकदम एसेप्टिक टेक्निक से एक प्रोसीजर कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए सबसे पहले इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफाई हैजार्ड्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद में उस एक्शंस लेने जिनसे कि ये सारे हैजार्ड्स क्या हो सके, मिनिमाइज हो सकते हैं। तो 3 हैजार्ड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल हो सकते हैं कि जो फिजिकल टाइप के हो सकते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर, वेंटिलेशन, लाइटिंग, कलर एंड नॉइस प्रोवाइड होते हैं, ये टाइप है एनवायरमेंटल का। जिसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वेंटिलेशन के लिए एडवोकेट वेंटिलेशन हो, टेम्परेचर के लिए प्रॉपर AC का मैनेजमेंट हो, फिर आ सकता है कि लाइटिंग के लिए प्रॉपर लाइटिंग हो, शेडोज़ नहीं बने। फिर नेक्स्ट आता है कि जो प्रॉपर सॉफ्ट म्यूज़िक हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी के बारे में भी आपने सुना होगा। फिर वॉल और सीलिंग जो होती है वो लाइट कलर्स की होनी चाहिए, जो पेशेंट को क्या हो, एंजाइटी कंडक्ट ना करा सके। फिर आता है कि इन प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म। अब क्या होता है, OT टेबल है, तो OT टेबल की वजह से या फिर OT का ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसमें क्या होती है, बॉडी की जो पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म बैक पेन हो सकता है स्टैंडिंग के वजह से।
फिर आता है वेट बियरिंग और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दैट कॉज स्ट्रेन कर सकता है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इनमें जो ओटी टेबल है उसको क्या कर सकते हैं अपन एक प्रॉपर हाइट के ऊपर रखें। फिर पोस्चर जो हो सकता है नर्स का या स्टाफ का, डॉक्टर्स का, उसका मेंटेन रखें। एंड सर्जिकल टीम को भी 1 फीट अपार्ट रहना चाहिए, जिससे कि वो अगर कोई काम कर रहे तो आपस में भिड़े नहीं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स हो सकता है कि जो भी डिवाइस हो इंसुलेटेड हो, प्रॉपर उनकी चेकिंग हो टाइम टू टाइम, और जो भी उसके इक्विपमेंट्स है वो ऑफ किए जाए जब वो यूज़ ना हो। और जो सर्जिकल टीम है उसको शुड भी कॉटन गाउन और वो सारी चीज़ मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर और कोई टाइप का सिंथेटिक क्लॉथ होंगे तो वो क्या हो सकता है जल्दी आग पकड़ेंगे, और दैट कैन लीड टू बी हैवी प्रॉब्लम एंड हैवी कॉम्प्लिकेशंस। फिर आता है फायर हैज़ार्ड्स। फायर हैज़ार्ड्स के लिए भी अपन को जो अब ओटी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी चाहिएगा, अदर एनेस्थीसिया है, अदर ड्रेसेस, वो सारी चीज़ें रहेंगे, तो उन सबसे क्या कर सकता है फायर कॉज हो सकती है। इसलिए जो सॉकेट्स हैं और जो भी स्विचेस हैं उन सबको क्या करना है, मेंटेन करना है। स्मोकिंग वहाँ पे प्रोहिबिटेड रहती है। एंड जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो सारे टाइमली चेक किए जाए और यूजिंग तरीके से रहे। फिर आता है इरिटेशन मेथड। अब जिसमें एक्शन अपन क्या कर सकते हैं कि इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन कैसे, जैसे एक्सरे लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेज निकलती है, वो क्या कर सकती है इनडायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकती है। इसलिए जो भी वहाँ के जो स्टाफ है वो लेड एप्रन पहने, और जो भी अनस्टेराइल मेंबर्स है वो ओटी से प्रोसीजर के दौरान पीछे रहें। और जो भी स्टेराइल टीम है शुड कीप एटलीस्ट 2 मीटर की स्पेस पर रहे, और जो भी रेज है उनसे मिनिममली एक्सपोज हो। फिर आता है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स हो सकता है कि जो केमिकल हैज़ार्ड्स हैं जो डेली लाइफ में हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब जिसके अंदर क्या कॉज कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है आइस के अंदर, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में बर्न्स कर सकता है एनेस्थेटिक गैसेस की वजह से और स्टेलाइजिंग एजेंट्स की वजह से। ये आप देख सकते हैं इनमें। फिर नेक्स्ट आता है कि बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन से बचना है। अब इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या हो सकता है, अपन इन्फेक्शियस वेस्ट को कंट्रोल करें और ब्लड बॉर्न डिजीज़ से क्या करें, प्रिवेंट करें, और जो लैक्टस एलर्जी उनसे भी क्या करें अपन प्रिवेंट रहें। फिर आता है कि जो रोल ऑफ नर्स क्या होता है ड्यूरिंग द ओटी और सेटअप ऑफ ओटी अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ओटी। तो एक ओटी एक स्पेशलाइज फैसिलिटी रहती है जिसके अंदर क्या रहता है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होते हैं। कुछ इन्वेजिव मेथड्स को यूज़ कर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें स्टाफ एमिटीज़ रहती है, जिसके अंदर जो सेपरेट एरिया होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल स्टाफ का लॉकर्स प्रेजेंट रहता है, उनके शावर्स एंड टॉयलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एनेस्थीसिया रूम होता है जिसके अंदर क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है। फिर ब्लड स्टोर होता है कि ब्लड के लिए लेबोरेटरीज रहती है, एक्सरे रूम रहता है एंड स्टोरेज होते हैं, और सेटअप रूम रहता है। एक क्लीन वर्क रूम होता है जिसके अंदर स्टेराइल मटेरियल्स जो भी ओटी के अंदर काम आते हैं उन सब की स्टोरेज रहती है। फिर आता है कि अब इसकी 4 जोन होती है जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव जोन, सेकंड क्लीन जोन, थर्ड स्टेराइल जोन एंड फोर्थ डिस्पोजल जोन। सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन के अंदर रिसेप्शन होगा, वेटिंग एरिया होगा, ट्रॉली होगी और चेंजिंग रूम होगा। फिर आता है क्लीन जोन। क्लीन जोन के अंदर प्री ऑपरेशन रूम होगा, रिकवरी रूम होगा, स्टाफ रूम रहता है एंड स्टोर रूम रहता है। फिर आता है स्टेराइल जोन जिसके अंदर स्टेराइल चीज़ें रहती हैं, जैसे ऑपरेटिंग गाउन रहेंगे, स्क्रब रूम रहेगा, एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम रहेगा जहाँ से इन्फेक्शन बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। फिर आता है डिस्पोजल जिसके अंदर डर्टी यूटिलिटीज़ और जो भी डिस्पोजल कॉरिडोर है वो प्रेजेंट रहेंगे, जहाँ पे भी जो बेडशीट्स है या फिर जो भी यूज आइटम्स है उन सबको वहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। फिर आता है ओटी टीम। ओटी टीम में भी दो टाइप की होती है, स्टेराइल एंड अनस्टेराइल। स्टेराइल कौन सी होती है, सर्जन होता है जो सर्जरी कंडक्ट करेगा, जो डॉक्टर होता है, एंड सेकंड होती है स्क्रब नर्स। फिर आता है अनस्टेराइल जिसके अंदर आता है एनेस्थेशिक टीम प्रेजेंट होती है जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है जो हेल्प करवाएगा, और एक रेडियोलॉजिस्ट रहता है जो एक्सरे वगैरह के लिए काम आते हैं। फिर आता है सर्जिकल पोजीशन। सर्जिकल पोजीशन अपनी जो भी नर्सिंग की पोजीशंस होती है नॉर्मल, सुपाइन, प्रोन, लेटरल, लिथेक्टोमी, टेंडलबर्ग, रिवर्स, फाउलर, जैक नाइफ, ये सारी पोजीशंस प्रेजेंट रहती हैं।
फिर आता है रोल ऑफ नर्स। अब रोल ऑफ नर्स क्या होता है कि सबसे पहले अपन पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर कौन कौन सा होता है, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन करें, स्क्रब नर्स को हेल्प करें, सेटअप ऑफ ओटी एंड पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट। ये सारे काम क्या होता है सर्कुलेटरी नर्स। अब सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है, क्लीन होती है बट अनस्टेराइल मेंबर होती है टीम की, वो स्टेराइल नहीं होती है और जो सर्जरी के दौरान क्या करती है, हेल्प करती है। इसका मेन रोल होता है कि जो भी आइटम्स हैं या फिर जो पैक्स हैं उनको ओपन करके दे, जो भी यूज़ आने वाले ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द प्रोसीजर। या जो सर्कुलेटरी नर्स शुड मेंटेन द ऑपरेटिंग रूम नॉट कंटामिनेटिंग एनी वे, वो ध्यान रखेगी वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो। सारे आइटम्स जो भी ट्रॉली वोली उन सब का क्या रखेगी, रेडी रखेगी और ध्यान रखेगी। वो स्क्रब नर्स जो है स्टेराइल नर्स है उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। फिर आता है नेक्स्ट कि मेंटेन द पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करेंगी ड्यूरिंग द ओटी टेबल और पेशेंट की सेफ्टी प्राइवेसी मॉडेस्टी का ध्यान रखेगी। एंड जो ओटी है उसको क्या करेगी, तैयार करेगी फॉर ऑपरेशन। फिर आता है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स वो होती है स्टेराइल नर्स जो सर्जन को हेल्प कराएगी ड्यूरिंग द सर्जरी। जो सर्कुलेटरी नर्स है वो प्रोसीजर में हेल्प करवा रही है इनडायरेक्टली, और वहीं जो स्क्रब नर्स है वो डायरेक्टली हेल्प करवाएगी ड्यूरिंग द सर्जरी। इसका नर्स का जो फोकस होता है वो पेशेंट होता है और इक्विपमेंट्स रहते हैं। जो स्क्रब नर्स एक्सपेक्टेड होता है कि वो सारे इक्विपमेंट सर्जन को क्या करे, पास करवाएं। फिर नेक्स्ट आता है कि देयर शुड बी क्विक रिस्पॉन्स, शुड ऑलवेज बी अलर्ट। नर्स जो स्क्रब नर्स होती है वो ये हमेशा अलर्ट रहनी चाहिए। कोई भी अगर इमरजेंसी हो उसके लिए उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि जो स्क्रब नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी इक्विपमेंट्स है वो उन सब का ध्यान रखे, उन सब का अकाउंट रखे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, कोई कैंची वगैरह पेशेंट के पेट में रह गई, ऐसा कुछ हो तो उन सब चीज़ों के लिए आफ्टर जो ऑपरेशन हो उसके बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना। फिर आता है स्क्रब नर्स शुड बी कीप अ क्लोज वर्क ऑन द स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन। कोई भी जो भी स्टेप हो उसके ऊपर एक ध्यान रखेगी कौन कितना टाइम में और कितने टाइम की सर्जरी हुई। फिर आता है कि जो थेरेपेटिक एनवायरनमेंट ओटी के अंदर अपन कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जो ओटी टेबल हो वो सेंटर में हो, ऐसी राइज हो और ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जो सर्जन है या जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी बैक में स्ट्रेन ना आए। फिर जो लाइट्स हैं वो सारी क्या हो, ब्राइट लाइट हो, कोई शेडो प्रेजेंट नहीं हो। एनेस्थीसिया का जो मशीन है वो ऑपरेटिंग टेबल के पास में प्रेजेंट हो और हेड की तरफ। फिर होता है स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज ड्यूरिंग द सर्जरी, शुड बी अरेंज ऑन अ स्टेनलेस स्टील टेबल के ऊपर प्रेजेंट रहनी चाहिए। इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन जो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, इलेक्ट्रिक सिंगल, उन सबको सील ऑफ करे। मे ऑल्सो बी यूज टू कट थ्रू द टिश्यू विथ मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। ये सारी जो भी कट्स हैं इन सब में ध्यान रखे वो। फिर होता है ऑटोमेटिक बीपी मशीन का ध्यान रखना होता है ओटी के अंदर। जो पल्स ऑक्सीमीटर है, मतलब जो भी वाइटल साइंस के लिए जो भी हो वो सारे इंस्ट्रूमेंट चालू पोजीशन में होने चाहिए और सही ढंग से होने चाहिए। और ले देकर इन सब का एक ही सार निकलता है कि एसेप्टिक कंडीशन हो, ओटी की प्रिपरेशन हो और प्रोवाइड चेकअप और इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना और साइलेंस मैनेजमेंट करे। ये चारों पॉइंट मिलकर क्या करते हैं, ओटी का एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है।